Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. डॉक्टर एच एस मान, मैं हूं डायरेक्टर न्यूरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। और आज का जो हमने इनिशिएटिव फोर्टिस हॉस्पिटल ने लिया है वो है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, स्ट्रोक अवेयरनेस के लिए। एंड स्पेशली एक इजी सी बात हम पब्लिक को बताना चाहते हैं जो कि हम ट्रेडिशनल ग्रीटिंग करते हैं, विच इज़ नमस्ते। सो अगर आप नमस्ते करते हैं तो आप स्ट्रोक के लक्षण जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं नमस्ते तो अगर हमारी आर्म कमज़ोर है तो वो आर्म ड्रिफ्ट हो जाएगी और पेशेंट की आर्म गिर जाएगी। सो ये एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। पेशेंट स्माइल करता है, पेशेंट का मुंह टेढ़ा हो सकता है, दैट कुड बी साइन ऑफ स्ट्रोक। अगर पेशेंट बोलता है नमस्ते, लाउडली नमस्ते बोलता है, तो उसकी आवाज़ तुतला सकती है, स्लर्ड स्पीच हो सकती है। दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रोक। चाहे स्लर्ड स्पीच है, मुंह टेढ़ा होना, हाथ का कमज़ोरी होना, ये स्ट्रोक के अर्ली लक्षण होते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इनमें से कोई भी लक्षण है तो इमीडिएटली बिना टाइम वेस्ट किए इमीडिएटली स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए और अपना एप्रोप्रिएट इलाज कराना चाहिए। देखिए, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। तो गोल्डन आवर पहला 1 घंटा होता है, तो अगर आप 1 घंटे के अंदर पहुँचते हैं तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आने के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, तो आईवी थ्रोम्बोलिसिस जो इंजेक्शन देने का टाइम पीरियड होता है वो 4.5 घंटे तक का होता है। तो जितना टाइम निकलता जाता है उतने ब्रेन के सेल डेड होते जाते हैं। तो 1.9 मिलियन सेल्स ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए आपको। देखिए, उसके बाद तो बेसिकली तो रिहैबिलिटेशन होती है, फिजियोथेरेपी करना, और सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स आपकी जो बीपी है, शुगर है, आपकी कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, आपकी खून पतला करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ये सब आपको लगातार खाना है, डॉक्टर की सलाह करनी है, मतलब रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए होता है। और फिर रिहैबिलिटेशन होती है। कॉमनली जो रिकवरी होती है ना, कॉमनली 1 साल तक हो जाती है, जितनी हो जाती है। उसके बाद रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं। मैक्सिमम रिकवरी शुरू में 3 महीना, फिर थोड़ी सी रिकवरी 6 महीना, बट अप टू 1 ईयर जो रिकवरी हो गया। उसके बाद रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। लॉन्जिविटी ऐसा है, देखिए 20% लोग जो स्ट्रोक वाले हैं उनका तो 1 साल भी निकलना मुश्किल हो जाता है, राइट। बाकी लोग 30% डिसेबल्ड हो जाते हैं, 30% ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो इसमें लॉन्जिविटी कट डाउन हो जाती है। ओके, तो उनकी जो नॉर्मल जितनी कुदरती लाइफ है उसमें से कट डाउन हो जाती है, बिकॉज पेशेंट डिपेंडेंट हो गया, उसको जल्दी निमोनिया होता है, उसको यूरिन इन्फेक्शन जल्दी होता है, अगर बेड पे पड़ा हो तो बेड सोर जल्दी होते हैं। तो पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और उसकी लाइफ का स्पैन भी कम हो जाता है। देखिए, बचाव के लिए जैसे हार्ट के रिस्क फैक्टर्स हैं, वही रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है बीपी। तो बीपी की दवाइयाँ आपको लगातार खानी चाहिए, कंटिन्यूसली खानी चाहिए। अपने मन से कभी खाया कभी नहीं खाया वैसा नहीं करना चाहिए। शुगर की दवाई आपको अपने डॉक्टर की सलाह से खानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं तो वो खाना चाहिए। हार्ट की दवाइयाँ खाते हैं वो खानी चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं हार्ट के लिए, वैसे ही ब्रेन के लिए फॉलो करेंगे तो स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। हाँ, गुस्सा वाले लोगों का बीपी ज़्यादा बढ़ा रहता है, उनके प्लाक रप्चर थोड़ा जल्दी होता है। तो जितने शांत रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे, जितने योगा मेडिटेशन करेंगे शांत रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे। ये कॉमनली रात को ज़्यादा होता है, क्योंकि रात को तो ठंड होती है ज़्यादातर, तो ठंड में नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं। दूसरा, रात को कुछ हमारे कैटेकोलोमीन्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। कैटेकोलोमीन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, रात को नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, इस करके जल्दी स्ट्रोक होता है। हाँ, तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली 30% स्ट्रोक क्रिप्टोजेनिक होते हैं। क्रिप्टोजेनिक में कारण नहीं मिलता, हमें पता नहीं लगता क्यों स्ट्रोक हुआ। हेल्दी बंदा है, फिट है, उसको बीपी शुगर नहीं है, स्मोक नहीं करता, अल्कोहल नहीं पीता, फिर भी स्ट्रोक हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिस्क फैक्टर मिले, बट ये है कि अगर आप ये सब कंट्रोल में रखेंगे तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि ज़ीरो। जेनेटिक में भी होता है, जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है तो उनमें जल्दी स्ट्रोक होने के चांस होते हैं। जिनको पुराना स्ट्रोक हुआ है उनको जल्दी स्ट्रोक होता है। योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हुए स्ट्रोक तब होता है कॉमनली, या तो आपने ऐसा पॉस्चर कर लिया कि आपकी नाड़ी फट गई, डिसेक्शन बोलते हैं, सर्वाइकल डिसेक्शन होती है, नाड़ी आपकी फट गई, उससे हुआ। या आपको कार्डियक प्रॉब्लम था कोई अंडरलाइन जो आपको पता नहीं था, कार्डियोमायोपैथी था, आप रनिंग ज़्यादा कर रहे थे और आपका हार्ट उस चीज़ को ले नहीं पाया, या आपको कुछ एरिथमियाज हुए, हार्ट के बीटिंग इरेगुलर हो, उससे होता है। यंग पॉपुलेशन में कम होता है, एल्डरी पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है स्ट्रोक। वो क्या होता है, थोड़े को हुआ, किसी को हुआ, फेमस आदमी को हुआ तो वो बड़ा बन जाता है। इस सिम्टम को याद रखिए, नमस्ते को फॉलो कीजिए, एक दूसरे को नमस्ते बोलिए और देखिए कि कहीं फेशियल ड्रूप, कोई स्लरिंग ऑफ स्पीच या हाथ की कमज़ोरी तो नहीं।
और किसी को भी स्ट्रोक के लक्षण है तो इमीडिएटली टाइम वेस्ट किए बिना हॉस्पिटल जाइए। टाइम इज़ ब्रेन, ये हमेशा याद रखिए, टाइम इज़ ब्रेन। जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ब्रेन के सेल डैमेज हो जाएगा। पर देखिए जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, अब जैसा भी है, बट अभी इसके बारे में स्ट्रोक में थ्रोम्बोलिसिस तो काफ़ी जगह पे हो जाता है, तो अब छोटे शहरों में थ्रोम्बोलिसिस हो जाता है। तो अभी जो भी अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से जितना जल्दी मतलब घर बैठने से अच्छा हॉस्पिटल जाओ, एक CT स्कैन कराओ, थ्रोम्बोलिसिस हो सकता है थ्रोम्बोलिसिस करवाओ।